अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ई-कैट का जो हमने मॉक टेस्ट करवाया था, सेकंड मॉक टेस्ट, उसका सबसे पहले हम फिज़िक्स पोर्शन की बात करेंगे। जैसे प्रीवियस में हुआ था, हम इस दफ़ा भी टेस्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक में हम सिर्फ फिज़िक्स पोर्शन कवर कर रहे होंगे, एक में हम मैथमेटिक्स पोर्शन कवर कर रहे होंगे और जो हमारा थर्ड और लास्ट पोर्शन होगा उसमें हम इंग्लिश और केमिस्ट्री को कंबाइन करके कवर करेंगे। क्योंकि इंग्लिश में तो टाइम लगता है, लेकिन केमिस्ट्री में कोई ख़ास चीज़ें कॉन्सेप्ट्स वाली हैं नहीं, तो इसलिए हम सिर्फ उसके टू द पॉइंट डिस्कशन करने के बजाय टू द पॉइंट आंसर डिस्कस करते हैं। तो इसलिए केमिस्ट्री के साथ उसे इंक्लूड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला फिजिक्स ही क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है यू हैव 20 इंडक्टर्स अवेलेबल ईच ऑफ 15 हेनरी, यू नीड एन इंडक्टर ऑफ 1 हेनरी इन अ सर्किट, यू अचीव इट बाय कॉम्बिनेशन। अब आप लोगों को मैं इस क्वेश्चन को करवाने से पहले एक चीज बता दूं। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एक इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इनके जो पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशंस के फार्मूले हैं ये माइंड में होने चाहिए। इवन अगर हीट का केस हो, करंट का केस हो, तो उसके भी थोड़ा सा रख ले किस तरीके से कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। ये 5 ऐसी टर्म्स हैं जिनसे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। यानी मैं अब ये नहीं कह रहा कि 1-2 क्वेश्चंस हैं तो फिर मतलब कि 5 टॉपिक करे ही क्यों? लेकिन 5 टॉपिक्स में आप लोगों ने छोटी-छोटी सी 10 चीज़ें अगर याद कर लें और आपके 8 नंबर कंफर्म होते हों, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये गलत बात है। और मेरे ख्याल से इस साल भी इंशाल्लाह रिपीट होंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएँगे ही आएँगे। एटलीस्ट किसी ना एक में से तो क्वेश्चन में से आ ही जाएँगे, इसलिए मैंने भी इंक्लूड किया हुआ है। तो अब आ जाते हैं दोबारा अपने क्वेश्चन की तरफ। 20 इंडक्टर्स हैं, हर एक इंडक्टर की जो हमारे पास इंडक्टेंस है वो 15 हेनरी है। कहते हैं मुझे टोटल जो इंडक्टर की चाहिए, इंडक्टेंस चाहिए इंडक्टर की, वो 1 हेनरी चाहिए एक सर्किट में। तो मैं कैसे और कितने इनमें से यूज करूंगा कि मुझे 1 हेनरी मिल रहे हो। अब आपको इसके लिए पहले सबसे पहले फार्मूले पता होना चाहिए। जब इंडक्टेंस जो है सीरीज के केस में जो है वो होती हैं L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह कह देते हैं। या अगर इसका मैं जनरल फार्मूला बना दूं तो सिंपली कह सकते हैं ये तब जब n आइडेंटिकल हो इंडक्टर्स। ठीक है, ये सीरीज के केस में फार्मूला बन जाता है। अब पैरेलल के केस में होता है 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। ठीक है, अब इसका भी अगर हम आइडेंटिकल हो इंडक्टर्स जैसे कि हमारे करंट केस में है, तो उस केस के हिसाब से देखा जाए तो इन्हें सिंपली ऐड करके ये बन जाता है, सॉरी, ये यहाँ पे इस तरह आना था 1/L। तो अगर इसे करेंगे तो ये हो जाएगा आई थिंक L/N हो जाता है। फार्मूला करके देख ले वैसे हल्का फुल्का सा। वैसे मैंने इसका लिखा नहीं हुआ था इस फॉर्म में, तो इसलिए मुझे नहीं पता। हाँ जी, ये देखिए यही बन रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे जो एक इंडक्टर है उसकी इंडक्टेंस है 15। तो मुझे कितने इंडक्टर्स चाहिए होंगे कि मेरे जो है इंडक्टेंस जो है वो 1 हेनरी हो। 15 चाहिए होंगे। कॉम्बिनेशन कौन सा बन रहा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब आते हैं दोबारा अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में है 15 इंडक्टर्स इन पैरेलल। तो हम अब पेन सेलेक्ट यहाँ पे भी कर लेते हैं और 15 इंडक्टर्स इन पैरेलल हमारा राइट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। अगर आप लोग में से किसी ने एक किया था तो उसका ठीक है, अदरवाइज गलत है। क्वेश्चन 2 है, अ थर्मिस्टर विद नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इज प्लेस्ड इन अ फर्नेस व्हेन टेम्परेचर ऑफ फर्नेस इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस। पहले तो हमें इसके रिलेशंस पता होना चाहिए। वैसे मैंने ये पास पेपर्स डिस्कशन में करवाया हुआ है, लेकिन आप लोग जहमत नहीं करेंगे वो वीडियो देखने की, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे कर देता हूँ। मुझे पता है आप लोग जहमत नहीं करते, वरना इतना कुछ मैंने अपलोड कर दिया है कि उससे फिजिक्स आपका बड़े आसानी से कवर हो सकता है। मेरे अगर पास पेपर्स की वीडियोस देखे जाएँ या लेक्चर्स देखे जाएँ, तो मेरे ख्याल से बड़े आराम से आपका फिजिक्स पोर्शन कवर हो सकता है। और अगर ना भी हुआ तो कोई 4-5 क्वेश्चन होंगे जो शायद नहीं होते होंगे, बाकी आपको हर चीज़ आती होगी। लेकिन वही बात है, अगर आप लोग देखेंगे तो ग्राफ जो है ना, देख लेते हैं क्या ग्राफिकल वे में। टेम्परेचर यहाँ पे y पे आता है और रेजिस्टेंस यहाँ पे। 2 कर्व्स होती हैं जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला रिलेशन है उसमें। जो ये कर्व होती है इसे हम कहते हैं RTC। और ये जो है सॉरी आरटीसी पीटीसी, पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि जब टेम्परेचर हाई था तो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट के हिसाब से रेजिस्टेंस लो थी।
अब रेजिस्टेंस बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर कम हो रहा है। लेकिन उसने हमें क्या चीज़ बताई है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा हो तो यानी कि मैं इस साइड से इस साइड पे जाना शुरू कर देता हूँ, टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता मेरा बढ़ रहा है, इसका मतलब है मेरी रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। तो क्या पता चला, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट के केस में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस कम होती है, और पॉजिटिव के केस में इसका वाइस वर्सा है। तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना एग्जाम में, तो वहां पे नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट ना लगाना, गौर से देख लेना और उसके बाद डिसाइड करना। अगर यहाँ पे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होता तो मेरा इंक्रीज आंसर हो जाता, यहाँ पे नेगेटिव है तो इसलिए मेरा डिक्रीज आंसर है इस केस में। ये चीज माइंड में रखिएगा। मैंने एक साथ आपके 2 क्वेश्चन करवा दिए और ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव्स remains same but its frequency changes proportional to the amplitude of modulating signals। ये भी हमने पास पेपर्स में वैसे डिस्कस किया हुआ है। सिंपली जनरल लाइन है कि आपको याद होनी चाहिए। रिसेप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन इज सिलेक्टेड बाय टर्निंग द नोब व्हिच चेंजेस। जब नोब को टर्न करते हैं तो वो कैपेसिटेंस को चेंज कर रही होती है। ये भी हमने पास पेपर में डिस्कस किया हुआ है, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है। रिलेशन जो है वो फ्रीक्वेंसी का होता है एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्क्वायर रूट। वैसे बुक में लिखी भी हुई है, ये लाइन सिंपल सी लाइन है, वहां से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, density of oxygen is about 16 times that of hydrogen, therefore if speed of hydrogen is x then speed of oxygen is। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना मैनिपुलेट किया हुआ है, चेंज किया हुआ है। अगर आप लोगों ने पास पेपर वाले में देखा हुआ है, आई थिंक उसमें भी था ये, तो उसमें मैंने जब पूछा था या जो एग्जामिनर ने पूछा था वो था कि स्पीड ऑफ ऑक्सीजन अगर एक्स हो, ठीक है, वहां पे कहा था स्पीड ऑफ ऑक्सीजन अगर एक्स हो तो हाइड्रोजन की क्या होगी। यहाँ पे उल्टा कर दिया, स्पीड ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है, बता दी है, और ऑक्सीजन की पूछ रहे हैं। तो हमें पता है कि जो डेंसिटी का रिलेशन है ना स्पीड के साथ, वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ρ, ठीक है, ये रिलेशन है। अब डेंसिटी ऑक्सीजन की ज्यादा है तो स्पीड जो ऑक्सीजन की है वो हाइड्रोजन से कम होगी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन है। अगर वो ये यहाँ पे इस केस में ये कह देता कि इफ स्पीड ऑफ ऑक्सीजन इज एक्स देन स्पीड ऑफ हाइड्रोजन, तो ग्रेटर देन एक्स आता। कंफ्यूज नहीं होना, पास्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और उसमें ये ऑप्शन सही बनता है क्योंकि वहां पे केस डिफरेंट कर दिया, तो केस पे भी नजर रखनी होती है। डायरेक्ट आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि ये किया हुआ है तब आंसर ये है, तो अभी भी यही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैंने हाँ एक और चीज, सिर्फ छोटी सी चीज बता दो, एग्जामिनर अक्सर छोटी मोटी चीजें चेंज करता है क्वेश्चन में। अब जैसे ऊपर इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 2 या 3 किया है, वो थर्मिस्टर वाला नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला, तो उसमें पहले जो है एग्जाम में पॉजिटिव वाला आया हुआ है, मैंने यहाँ पे नेगेटिव वाला कर दिया। तो पॉजिटिव नेगेटिव इस दफा हो सकता है वो पॉजिटिव दे दे या नेगेटिव दोबारा कर दे, डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। तो आपको उस हिसाब से क्वेश्चन करना, बाद में आके ये नहीं कहना कि बस जो हमने यहाँ पे देखा था वही लगा दिया। क्वेश्चन में सिर्फ ट्रिकी पॉइंट मैंने बताया कि छोटी छोटी चीजें होती हैं वो देखनी होती हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड देखे तो आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन यू ड्रॉप अ बॉल इट एक्सेलरेट्स एट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, if you instead throw it downward then it accelerates immediately after leaving your hand assuming no air resistance। जब एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर देते हैं ना, तो जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, चाहे आप उसे वैसे छोड़ें चाहे आप उसे नीचे की तरफ करके फेंक रहे हो। जब एयर रेजिस्टेंस है नहीं तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर 9.8 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, इन एन इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज फॉलोइंग इज कंजर्व। जो इन इलास्टिक कोलिजन है उसमें एनर्जी कंजर्व नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही होती है जबकि मोमेंटम कंजर्व होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर इलास्टिक का कॉन्सेप्ट होता तो फिर बोथ ए एंड बी आ जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एज द वाटर फॉल्स फ्रॉम द टैप द क्रॉस सेक्शनल एरिया शुड डिक्रीज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, जिसमें ए बी इज इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एसी वोल्टेज इज पास्ड थ्रू सिंगल डायोड रेक्टिफायर, द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर इज। जब सिंगल डायोड से गुजरता है तो हाफ वेव डीसी बनता है, जब डबल से गुजरता है तो फुल वेव डीसी आ रहा होता है हमारे पास आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ पुलिस मोटरसाइकिल रनिंग एट 140 किलोमीटर पर आवर साउंड्स अ सायरन ऑफ 2 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी व्हाइल चेजिंग अ कार एट 150 किलोमीटर पर आवर
द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द कार ड्राइवर इज, हम देखें स्पीड है कार ड्राइवर की 150 किलोमीटर और पुलिस मोटरसाइकिल की है 140 किलोमीटर। तो यहाँ ये मतलब है कि गाड़ी आगे जा रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये कार जा रही है और उसके पीछे तकरीबन थोड़ा सा ही फर्क होगा, स्पीड में कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं है, तो ये बाइक आ रही है। ठीक है, अब बाइक की जो सायरन बज रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज, और जो गाड़ी वाले को सुनाई दे रही होगी, अब डॉपलर इफेक्ट की वजह से उसे हल्की फुल्की कम ही आवाज़ आ रही होगी। अगर डिस्टेंस उनका गैप होता ज़्यादा तो आवाज़ बिल्कुल ही ना आती। वैसे भी जब कोई पीछे, अब अक्सर ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब हम बाइक पे जा रहे होते हैं तो पीछे वाला कोई बात कर रहा होता है तो आगे वाले को कोई समझ नहीं आ रही होती, या आगे वाला कोई बात कर रहा था तो पीछे वाले को कोई सही से समझ नहीं आ रही होती, जब तक फोकस के साथ कान एक साइड में करके ना सुना जाए। तो इस केस में अगर देखा जाए तो सुनाई तो देगा, क्योंकि नज़दीक है, हल्का फुल्का सुनाई देगा, सही से समझ ना आए वो अलग बात है। फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, अगर मोटरसाइकिल वाली मिसाल ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है जिसमें हम बोल रहे होंगे। तो लेस देन 2 किलो हर्ट्ज उसे सुनाई जरूर देगा, ग्रेटर देन हो नहीं सकता और पूरी पूरी भी नहीं हो सकता। पूरी पूरी तब होता है जब रिलेटिव मोशन में होते हैं, दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। If two NOT gates in parallel are attached to NAND gate in series, the gate formed is, ये आ गया है करने वाला क्वेश्चन, तो हमें इसे करना पड़ेगा। पहले हम इसे रेस कर लेते हैं। अब इसमें कह रहा है कि दो नॉट गेट जो हैं वो पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम दो नॉट गेट बना लेते हैं। कुछ इस तरह से शेप होती है नॉट गेट की। तो कहता है इसके बाद जो आगे इसके है साथ ही एक और गेट लगा हुआ है, वो है नैंड गेट, यानी एंड की शेप बना के यहाँ पे टिप पे गोल से लगा दे, यानी कि जो आउटपुट होगा उसे उल्टा कर रहा होगा। अब इस केस में हमने चेक करना है आउटपुट। नॉट के केस में सिर्फ सिंगल आउटपुट होता है, तो यहाँ पे 0 0 अगर मैं रखता हूँ तो नॉट उल्टा कर देता, 1 1 आ जाएगा, 1 1 यहाँ पे आ जाएगा, और 1 1 जो है, अब नैंड है ये गेट। ठीक है, ये गेट है यहाँ पे नैंड। अगर एंड होता तो सिंपली 1 आता, लेकिन नैंड है तो 1 को उल्टा कर देगा, तो मेरा पहला आउटपुट जो आ जाएगा 0 0 0 मैंने रखा है, तो मेरा आउटपुट क्या आ गया है 0 0 पे आउटपुट भी 0 आ गया। अब इस तरह मैं रख देता हूँ यहाँ पे 1 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0 ही, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1 ही, और यहाँ पे आ जाएगा वही 0 और 1, क्योंकि जो यहाँ पे चीज़ थी वही सेम टू सेम यहाँ पे आ रही होगी। अब ये नैंड का केस है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूँ, यहाँ पे इनपुट आपने ये वाला देखना है, ये वाला आपका इनपुट है। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाला लिखेंगे 1 0 है, तो अब 1 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो 0 है, जबकि नैंड का केस है तो उल्टा कर देगा 1 आ जाएगा। तो इसी तरह ये 0 1 वाले केस में भी 1 ही आ रहा होगा। अब हम कर देते हैं 1 1 वाला केस। सिंपली 1 1 पे यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और 0 0 यहाँ पे पहुंचेगा, 0 0 0 हो जाएगा, जबकि नैंड है तो उल्टा हो जाएगा, तो 1 1 पे हमें 1 आंसर मिल रहा होगा। अब ये ट्रुथ टेबल आप लोगों ने पहचाननी है कि किस चीज़ की है। और गेट के केस में यही कुछ होता है, 0 0 0 होता है, 1 0 1 होता है, 0 1 1 होता है, 1 1 1 होता है। अब ऑप्शन एक दफ़ा देख लें कि ऑप्शन में है क्या क्या चीज़ जिसकी ये पॉसिबिलिटी हो सके। तो यहाँ पे नॉर गेट कह रहा है, नहीं है। वैसे और गेट देख के सिंपली आपको पता चल जाएगा, क्योंकि और ही होता है ये केस, नैंड में सारे के सारे उल्टे हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे नैंड के केस में पहला 1 होना चाहिए था, एक्सक्लूसिव आर के केस में भी इसी तरह चेंज हो रहे होते हैं। सिंपली बस आप लोगों ने ये देखना है, क्योंकि देखें दो ऑप्शन तो ठीक होंगे नहीं। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि आर गेट कन्फर्म है तो बाकी आप चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कर सकते हैं लेकिन चेक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन अ सर्किट एक्स एल इज इक्वल टू 10 मिली हेनरी एंड कैपेसिटी। क्वेश्चन पढ़ने के बाद सिंपल आता है, पहले पूछ क्या रहा है, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ एक्स एंड एफ आई। तो इसका फार्मूला अगर आप लोगों को याद है तो एफ है, जहाँ तक मुझे याद है 1 इज इक्वल टू आई थिंक 2 पाई है, और साथ है 1 बाई एल सी। ठीक है, ये फार्मूला है। अब मैं वैल्यूज देख लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो है एक के केस में कह रहा है कि एल अगर 10 मिली हेनरी है और कैपेसिटेंस जो है 100 माइक्रो है, तो ये 10 रेज माइनस 9 हो जाएगी और ये 1000 आ जाएगा। और दूसरे केस में भी 100 मिली हेनरी कह रहा है और यहाँ पे 10 माइक्रो फेरेड कह रहा है, तो इसे मल्टीप्लाई करें तो ये भी 1000 10 रेज माइनस 9, यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम ही होगी। तो सिंपली ये ऑप्शन पे लगा दो, कुछ भी नहीं करना। मैंने पहले फार्मूला इसलिए लिख लिया है क्योंकि इससे ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है, और पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप क्वेश्चन सारे पूरे पढ़ते रहें।
बाद में अगर आपको डायरेक्ट चीजें पता है तो क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जामिनर आपसे वहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेगा। एग्जामिनर नहीं पूछेगा कि आपने अच्छा ये जवाब लगाया, ये क्यों लगाया, आपने सिर्फ जवाब लगाना है। अगर आपको जवाब डायरेक्ट पता चलता है तो आप लगा सकते हैं। 100% श्योरिटी जरूर होनी चाहिए, एक बार वेरीफाई जरूर कर ले, बाकी क्वेश्चन पढ़े बगैर भी काम कर सकते हैं। आउटपुट पावर यहाँ पे पूछा है, ट्रांसफॉर्मर कीवर्ड मैं देखता हूँ, ट्रांसफॉर्मर है, आउटपुट पावर है। तो आउटपुट पावर का फार्मूला तो होता है P इज इक्वल टू सिंपली VI होता है। तो यहाँ पे 1100 वाट मेरा आंसर आ जाएगा। देखा, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने, मुझे क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, 100 टर्न्स 500 टर्न्स मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली RMS वैल्यूज मेरे पास दी हुई हैं, मैंने आउटपुट पावर उससे फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, कहता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट है। यहाँ पे मैं चेंज करना भूल गया था, वैसे मैंने उसमें मॉक टेस्ट वाला जो पेपर उसमें चेंज कर दिया था, तो ये नहीं कहना कि यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत था उसमें। क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज 0, ठीक है। देन डॉट प्रोडक्ट विल बी, पूछ रहा है कि क्या हो सकता है। अब ये भी करके देख ही लेते हैं। देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। जब थीटा हमारे पास 0 डिग्री होगा तब ये 0 होगा, जब हमारे पास थीटा 180 डिग्री होगा तब होगा। ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जहाँ पे हमारे पास ये चीज़ 0 के इक्वल आ रही होगी। अब डॉट प्रोडक्ट के केस में जो है, अगर मैं कॉस थीटा जो है 0 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा सिंपली प्लस ए बी। अगर मैं 190 पुट करूंगा तो वहां पे आएगा माइनस ए बी, यानी कि दोनों ही आंसर की पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर एग्जाम में हो क्या सकता है, आप लोग बड़े जल्दी से जज्बाती हो गए, सिंपली ए बी की तरफ जा सकते हैं, गलती नहीं करनी। उसने हमें केस तो बताया ही नहीं कि कौन से केस में पूछ रहा है, कि पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, या क्या केस है, एंगल क्या है। तो इस वजह से ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था जिसमें ए और बी दोनों ही आंसर होते, तो वो ए और बी नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज है। मुझे यकीन है कि ज्यादातर बच्चों ने ए ऑप्शन ही लगाया होगा और उनका गलत हुआ होगा। Question number 17 है, consider two spheres A and B of radii RA and RB both concentric with point charge Q. If radius of A is greater than radius of B, then total flux passing through normally through the sphere A and B is related as, दोनों स्फेयर से इक्वल ही होगा। अब फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद है फ्लक्स का, तो उसमें सिंपली मैं कह दूं, ये फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो डिपेंड किस पे ये कर रहा होता है, बेसिकली क्यू पे। तो क्यू तो दोनों केसेस में सेम है, तो फ्लक्स भी सेम ही रहेगा, भले चार्ज सॉरी रेडियस जो भी हो। क्वेश्चन नंबर 18 है, कहता है इन एन एक्सपेरिमेंट द अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर 2% है, फर्दर मोर अनसर्टेनिटी इन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेम रेजिस्टर इज 1%। द अनसर्टेनिटी इन पावर लॉस इन द रेजिस्टर, तो पावर लॉस का फार्मूला लगा लेना, ऐसा लगाना है जिसमें रेजिस्टेंस और हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा हो। पावर लॉस, पावर के आपको फार्मूले पता होंगे, 3-4 हैं, तो उनमें से हमने यहाँ पे कौन सा यूज करना है जिसमें ये दोनों चीजें आ रही हों। तो यानी कि पावर का फार्मूला जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा वी स्केयर बाई आर वाला आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो हमारे पास एरर का केस होता है, परसेंटेज एरर वाला केस या एरर का हो, उसमें हम ऐड करते हैं और पावर शुरू में आ जाती है, तो मैं इस चीज़ को इस तरह भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी पोटेंशियल डिफरेंस के केस में 1% है और रेजिस्टेंस के केस में 2% है, तो ये आ जाएगा 2% प्लस 2%। जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए आप लोगों ने इस तरीके से करना होगा। अगर नेगेटिव हो, क्योंकि बटे के फॉर्म में लिखा हुआ है, ओवर की फॉर्म में लिखा हुआ है, डिवीजन की फॉर्म में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वो प्लस ही हो रहा होगा, एरर एरर हमेशा प्लस ही हो रहा होता है और पावर शुरू में आ जाती है। तो अप्रोक्सीमेटली 4% होगा इस केस में हमारे पास पावर लॉस। क्वेश्चन 19 है, 500 किलोग्राम रॉकेट ट्रेवल्स इन डीप स्पेस एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3000 meter per second. The power being produced by the rocket engine at this time is, पावर पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है। आप लोगों ने एक रिलेशन देखा होगा जिसमें पावर का फार्मूला जो है वो इसके इक्वल था। अब एफ को एम जी वी भी कर सकते हैं। अब एम हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, वो है 500 है,
और 10 आ जाएगा साथ, और v की वैल्यू जो है हमारे पास दी हुई है 3000। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10000001 आया है शुरू में, 15 5 3 15, बाकी जितने भी जीरो हैं उतने जीरो आ जाएंगे। तो अगर मैं इसे दूसरी फॉर्म में लिख दूं तो ये बनता है तकरीबन 15,000 किलो वाट। अगर इसे मैं एक और फॉर्म में लिख दूं, अगर ऑप्शन में होता है, वैसे ऑप्शन में ये नहीं है, ये है 15 मेगावाट। अब देखते हैं ऑप्शन में कोई है ऐसा, तो यहाँ पे उसने 1500 किलोवाट दिया, मैंने भी बताया 15,000 किलोवाट आ रहा है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं मौजूद, हमारा आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है, अ शेल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज अबव द ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर सेकंड, इट विल हिट ग्राउंड अज्यूमिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने फार्मूला यूज करना है टाइम वाला, प्रोजेक्टाइल के केस में जो है ये वाला, सिर्फ ये वाला काम ना बड़ा मसले वाला, जो रेजर यूज करने वाला यहाँ पे। बचपन में भी ये मसले वाला काम होता था क्योंकि अक्सर पेज फट जाता था या पेज खराब हो जाता था अगर रेजर यूज करें, और यहाँ पे भी ये बड़ा मसले वाला काम है। ठीक है, तो इस केस में हमने अब करना है, हमसे पूछ क्या रहा है वो, टाइम पूछ रहा है, टाइम टेकन। तो टाइम का जो फार्मूला है प्रोजेक्टाइल के केस में वो होता है 2 vi साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अच्छा, ये है किसी भी इंस्टेंटेनियस पे पूछ रहा है, जो टाइम टेकन है उससे मतलब पूरा का पूरा ऊपर जाके नीचे आने में। एक टाइम होता है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए, उसका फार्मूला डिफरेंट है, उसके साथ इसे कंफ्यूज नहीं करना। ये जो फार्मूला है ना टाइम का, ये है कि वो मतलब जमीन से गया है, ऊपर पहुंचा है, ऊपर से दोबारा नीचे आया है। अगर आपको ये कह दे कि टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो उस केस में फार्मूला डिफरेंट हो जाता है, जो मुझे याद है इस वक्त अभी दिमाग में नहीं है सही से, तो वो ये टू उसमें नहीं आ रहा होता, ठीक है ना। तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा फार्मूला वहां पे यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे हमारे पास वी आई 100 है, साइन 45 है, तो 1√2 आ जाएगा, और जी की वैल्यू है 10। ठीक है, तो जीरो से जीरो कैंसिल। अब जैसे मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा हुआ, आपको इस चीज़ की वैल्यू ज़ुबानी याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद तो मसला नहीं होता, लेकिन मसला हो भी सकता है, तो आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। तो मुझे पता है 0.70 इसकी वैल्यू है, तो उस हिसाब से मैं देखूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है 70% ऑफ 20। ठीक है, तो 70% ऑफ 20 तकरीबन 14 बन रहा होता है। अब इसे एक और तरीके से भी देख सकते हैं, अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 था तो ये स्क्वायर रूट 2 था, इसी को मैं दो दफ़ा ऐसे लिख सकता हूँ, ये एक से एक कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट 2 की जो वैल्यू है वो 1.41 होती है, मल्टीप्लाई बाय 10 करते तो यहाँ भी 14.1 सेकंड आएगा। दोनों तीनों केसेस में आंसर यही आ रहा होगा, बाकी मर्जी आप जिस तरीके से भी मर्जी कैलकुलेशन करें। आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू पता होनी चाहिए, log 2 log 3 log 4 की वैल्यू, ऐसी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को वहां पे पेपर में टाइम न लगे इन कामों में। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डैश विद द टाइम। तो हमने पिछले पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था, डिक्रीज हो रहा होता है। देखिए ना, पहले केस में 50% डिक्रीज होगा, अगले केस में 25% उसी का डिक्रीज हो रहा होगा। अब ओवरऑल देखा जाए तो हर दफा 50% ही डिक्रीज हो रहा होता है। अब लेकिन जैसे कि वन मेरे पास इस वक्त कोई एक ग्राम चीज पड़ी हुई है, तो उसकी फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद वो 0.5 ग्राम्स रह जाएगी, यानी 50% डिके है। अब अगले में भी उसका डिके 50% ही हो रहा होगा, लेकिन वो रेट पूछ रहा है, उसी हिसाब से देखा जाए तो डिक्रीज हो रहा होता है, क्योंकि अब 0.25 में ग्राम खत्म होंगे, फिर 0.125 ग्राम्स खत्म होंगे, फिर 0.0625 ग्राम्स खत्म होंगे, फिर 0.0012565 या 56 इस तरह कुछ करके खत्म हो रहे होंगे। तो रेट जो है विद टाइम डिक्रीज हो रहा होता है। 22 यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड टू स्टडी इंटरफेरेंस ऑफ विजिबल लाइट के लिए यूज होता है, बहुत आसान था, मुफ्त के नंबर थे ये वाले। क्वेश्चन नंबर 23, यू हैव 10 रेजिस्टर्स अवेलेबल ईच ऑफ 20 किलो वाट, वाट नहीं आना चाहिए, ओम आना चाहिए, गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ पे।
ये यूनिट गलत था, ठीक है ना। ये अगर यूनिट में अगर आप लोगों ने किया हुआ है वहाँ पे तो वो चेक कर लीजिएगा। खैर है, हो जाता है, गड़बड़ें हो जाती हैं, मुझसे भी हो जाती हैं, आप लोगों से भी हो जाती होंगी, तो फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर ऐसी गड़बड़ आ ही गई है, मैंने गौर नहीं किया जिस पे, अगर पेपर में ऐसी गड़बड़ आ जाती है तो इसका ये मतलब है कि क्वेश्चन गलत हो चुका है। जब भी पेपर में किसी क्वेश्चन का आंसर सही अवेलेबल ना हो, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन गलत हो या क्वेश्चन ही गलत हो, तो आप पे फर्ज बनता है आपने कोई ना कोई जरूर टिक करना है। अगर आप टिक करेंगे, एग्जामिनर आपको मुफ्त के नंबर देगा। अगर आप टिक ही नहीं करेंगे और आप बाद में ये आके कहेंगे जी क्वेश्चन गलत था तो मैंने टिक ही नहीं किया, क्या नेगेटिव ना हो जाते, तो आपको उसका कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जब भी पेपर में क्वेश्चन में मसला आता है ना, आपने उसकी करेक्शन करने नहीं बैठ जाना। वहां पे आपने क्वेश्चन पे ए बी सी डी जो अच्छा लगे लगा दो, उससे मैटर नहीं करता कि वो क्वेश्चन में आंसर सही है कि नहीं है। देखो, अगर गलत है, क्वेश्चन गलत है या ऑप्शंस गलत हैं, दोनों में से एक चीज हो, एक केस जरूर हो, या क्वेश्चन गलत हो या ऑप्शन गलत हो, तो आप जिस पे भी लगाएंगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप उसे स्किप कर देते हो ये सोच के कि क्वेश्चन ही गलत है तो मैं स्किप कर देता हूँ, खैर है, तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे उस केस में। तो रेजिस्टेंस का केस है हमारे पास। रेजिस्टेंस हमें सीरीज और इक्विवेलेंट का फार्मूला पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है पैरेलल के केस में जो है वो होती है, क्यों मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ यहाँ पे, मेरे नोट्स में भी वैसे ये है, ये पैरेलल के केस में है। और सीरीज के केस में जो होता है वो सिंपली एन आर होती है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास केस अब देख लेते हैं दोबारा। 20 किलो वाट जो कि ओम होनी चाहिए थी, वैसे वाट आ गया यहाँ पे, तो 20 किलो वाट है, तो हमें चाहिए 2.5 किलो वाट, यानी कि कम हो रही है। तो कम हमारी यहाँ पे अभी हमने देखा है पैरेलल के केस में होती है। तो कितनी यूज करनी पड़ेगी हमें, 8 यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि 8 को 20 पे डिवाइड करें तो 2.5 आ जाता है। इसमें वैसे क्वेश्चन में नहीं था तो ये मुफ्त के मार्क्स हैं वैसे भी आप लोगों के, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव 15 कैपेसिटर्स अवेलेबल विद यू, ईच आर 15 नैनोफैरड, यू नीड अ कैपेसिटेंस फॉर अराउंड 150 नैनोफैरड इन अ सर्किट। अब आपको जैसे मैंने बताया था कैपेसिटर्स का भी पता होना चाहिए, तो पैरेलल के केस में ना जो फार्मूला है मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, ये सी इक्विवेलेंट जो है ना पैरेलल के केस में, वो सिंपली इक्वल टू होती है एन सी के। रेजिस्टेंस का ये अपोजिट होता है, वहाँ पे सीरीज में और यहाँ पे पैरेलल में। ये चीज़ भी माइंड में रख सकते हैं आप लोग, अगर दोनों नहीं याद करना चाहें कि रेजिस्टर और कैपेसिटर का उल्टा होता है केस। अगर आप रेजिस्टर का याद करें तो आप याद कर लें तो आपको कैपेसिटर का पता होगा, आप कैपेसिटर का याद कर लें तो आपको रेजिस्टर का पता होगा। तो हमें 15 से 150 चाहिए, तो हमें सिंपली 10 कैपेसिटर्स यहाँ पे पैरेलल चाहिए होंगे। तो हमारे पास सी ऑप्शन में मौजूद है 10 कैपेसिटर्स इन पैरेलल। द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर इट्स ऑपरेशन। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता तो आप लोगों ने वही एलिमिनेशन अप्रोच लगानी है। हमें पता है कि मोबाइल फोन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज होती हैं, रडार में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज होती हैं, एक्सरेज मशीन में और आप अल्ट्रासाउंड मशीन में कंफ्यूज हो सकते हो। एक्सरेज में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर आपको टाइप्स पता हो तो उसमें से एक एक्सरे भी होती है, तो डेफिनेटली एक्सरे मशीन में भी वही यूज हो रही होंगी। तो अल्ट्रासाउंड मशीन एक ऐसा पॉसिबल है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो उस बेस पे हम सिंपली ए लगा सकते हैं। अगर आपको आइडिया ही ना हो आंसर का तो आप क्या कर सकते हैं, आप उन्हें खत्म कर दें जो हो ही नहीं सकते। क्वेश्चन 26 है, आज 1000 किलोग्राम ट्रक कैरिंग अ लोड ऑफ 500 किलोग्राम ट्रेवल्स ऑन अ माउंटेन फॉर 5 minutes at constant speed. Its R output is 500 watts, 2500 watts. Assuming g is equal to 10 मीटर पर सेकंड, it will achieve a vertical height. स्पीड कह रहा है, कांस्टेंट है, टाइम दे दिया उसने, तो हम फार्मूला देखते हैं कि कौन सा लग सकता है इस केस में। हमारे पास चीजें पहले पहले क्या क्या है, मैस है, जी की वैल्यू है, पावर दी हुई है, हमसे पूछ रहा है वर्टिकल हाइट, ठीक है। तो हम उस फार्मूला बना लेते हैं सबसे पहले अपना। अगर डायरेक्ट पता हो तो अच्छी बात है, नहीं भी पता तो बना भी सकते हैं। हमें पता है कि जो पावर है ना वो इक्वल टू होती है W डिवाइडेड बाई टी के। W जो है वो इक्वल टू होता है एफ डी बाई टी के। अब यहाँ पे एफ हमें नहीं दिया हो तो हम उसे एम जी कर सकते हैं, और डी की जगह पे एच है क्योंकि हाइट पे जा रहा है और टाइम भी हमारे पास मौजूद है। तो इस तरह से मैंने फार्मूला बना लिया है। अब हमारे पास जो है 1000 किलो का तो ट्रक है और उसके ऊपर लोड भी है, तो टोटल वेट जो है ना वो हो जाएगा 1500 किलोग्राम।
जी की वैल्यू 10 है, हाइट हमने फाइंड करनी है और हमारे पास टी जो है 5 मिनट्स है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 60 आ जाएगा और पावर हमारे पास 2500 वाट है। तो सिंपली हमने 5 को भी वहाँ पे ले जाएंगे, 6 को भी वहाँ पे ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे 15 मल्टीप्लाई बाई 10 0। ठीक है, ये मैं नीचे वाला इरेज कर दूँ पार्ट ताकि तो कंफ्यूजन ना आ जाए इसकी वजह से। तो यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, आप 2 0 से सिंपली 2 0 उड़ा दो, तो ये 10 नहीं आया होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 से कैंसिल करें तो आ जाएगा 30, 1 और आ जाएगा 10। ये हमारे पास कौन सी वैल्यू थी, 5। ठीक है, ये 5 थी। तो ये हमारे पास बन गया है सिंपली 5 मल्टीप्लाई बाई 10, यही बन रहा है। तो हमारे पास आंसर आ गया, हमारी हाइट 50 मीटर। तो ऑप्शन में मौजूद है बी ऑप्शन पे, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है व्हेन अ मेटल सरफेस इज एक्सपोज्ड इन लाइट इट में इमिट इलेक्ट्रॉन, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ दीस इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करती और एरिया ऑफ सरफेस मटेरियल पे नहीं डिपेंड करती। गेट से एक और क्वेश्चन आ गया, बाद में ऐसे भी दे देता है पेपर में कि आपको एक टेबल दे देता है और पूछता है कि ये कौन सा पॉसिबल आउटपुट हो सकता है। तो ये आउटपुट जाना पहचाना लग रहा है, अभी हमने देखा था कि ये और गेट के केस में ये आउटपुट बनता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में भी आर दिया हुआ है, तो आर गेट हमारा ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कहता है एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन 2 e कैन मूविंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट इज। अब पूछ रहा है एनर्जी, एनर्जी का फार्मूला अगर आप लोगों को, तो वैसे हमने ये डिस्कस किया हुआ है। एनर्जी का फार्मूला जो है वो इक्वल टू होता है क्यू वी के। यहाँ पे हमारे पास जो है क्या था, वी हमारे पास 2 था और ई की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन कहाँ पे गया है, हाँ जी 2e मल्टीप्लाई बाई 5, तो e की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, ये आ जाता है तकरीबन 10 राइज माइनस 19, तो ये आ जाएगा 1.6 क्रॉस 10 रेज माइनस 18। तो हमारे पास सिर्फ बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें ऑप्शन भी यही है, बाकी सारे डिफरेंट हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। Question number 30, according to Heisenberg's uncertainty principle, for any given particle, it is not possible to accurately measure। तो हाइजेनबर्ग कहता है ना तो बोथ पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, h लेस देन इक्वल टू कुछ करके डेल एक्स डॉट डेल टी, इस तरह कुछ करके इसका फार्मूला है। तो ये हमारे पास ये आंसर है, सॉरी डेल पी डॉट डेल एक्स है। ठीक है, याद आ गया। तो इसके साथ ही हमारी फिजिक्स की डिस्कशन कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें वीडियोस को, और फीडबैक भी दिया करें ताकि चीज़ों को और इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।